नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे कि जो कल अदालत ने यानी परसों आदेश सुनाया उसकी सच्चाई क्या थी, हकीकत क्या थी और किस तरीके से, अगर पॉलिटिकल वे में बात करें तो मीडिया ने किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर यह बयान प्रस्तुत किया। इससे बयान तोड़ने मरोड़ने में मीडिया का क्या लाभ था, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। असलियत क्या है वो थोड़ा सा हम इंट्रो में आपको बता दें, फिर संजय सर के पास पहुंचेंगे कि कल ये खबर फैलाई गई कि ईडी और राज्य सरकार की भिड़ंत हो गई। जो कपिल सिब्बल से हुई वो ईडी की नहीं हुई, कपिल सिब्बल से और जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की भिड़ंत हुई वो इस बात पे हुई कि आप वो पुराने केस गिना रहे थे कि सीबीआई के साथ ये किया, फला के साथ, उस पर भिड़ंत हुई। ईडी तो अपनी जान बचाए घूम रही थी कि हम पर एफआईआर हो गई है तो हमें कोई गिरफ्तार न कर ले। इस खबर का पूरा जजमेंट का तारतम्य इतना है, हाई कोर्ट सुनी नहीं जा पा रही थी इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट भागे और एफआईआर उन्हें स्थगित करानी थी। इतना फंडा है और कोई फंडा नहीं है इस पूरी याचिका का। और इसे तरह तरह से, अब चूंकि एफआईआर रोकने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आप किसी पक्ष को नोटिस देकर ही बुला सकते हो कि आप अपना जवाब दाखिल करो, आप अपना रिजॉइंडर दाखिल करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं होता है। वो रिजॉइंडर में क्या दाखिल करेंगे ये सरकार तय करेगी, इससे सरकार के ऊपर कोई आंच नहीं होती है। ये ममता बनर्जी को नहीं है, हर सरकार को दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर इससे ममता सरकार गिर जाएगी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार को दिया तो इससे मोदी सरकार गिर जानी चाहिए और चुनाव आयुक्त को हट जाना चाहिए। दोनों कंपैरिजन आप यहीं कर लो, आप पे ही छोड़ देता हूं। बड़ी साफ सी बात है। ईडी का सर्वोच्च अदालत का काम है कि जिस पक्ष से उसका पक्ष सुना जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ऑलरेडी कैबिनेट में जा चुकी थी और वो कैबिनेट में इसीलिए गई कि आनन फानन में हमारे बिना पूछे इसमें ऑर्डर मत कर देना। ईडी की मंशा ये थी, एक तो हमें एफआईआर में राहत दे दो और दूसरे ममता बनर्जी पर एफआईआर करने का एक निर्देश जारी कर दो, जो अदालत ने किया नहीं। बिल्कुल इतना है। लेकिन संजय सर इसे तोड़ मरोड़ कर क्यों भेजा गया? नहीं, मैंने वो भाजपा की रणनीति है, भाजपा का प्रचार है। और जिन लोगों ने भी कहा वो या तो गोदी मीडिया वाले हैं या प्रचारक हैं या जो भाजपा का प्रचार है उसके प्रभाव में, तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता है। सब लोग, माने सोशल मीडिया से लेके वैसे जो भी जिससे भी आप बात कीजिए, सबको लग रहा है कि ममता ने गलत कर दिया, ममता ने गलत कर दिया। अरे ममता ने क्या गलत किया? और ममता ने अगर गलत किया तो वो उनकी पार्टी का कार्यालय, माने पार्टी का जो रणनीति बनाता है उसका घर या ऑफिस था, उसके घर गई, इसमें गलत क्या किया? आप छापा मारने गए थे तो आप सही या गलत हो सकते हैं, ममता बनर्जी तो वहां थी ही। और छापे में अगर छापा सूचना ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, मान लीजिए मेरे यहाँ छापा पड़ रहा है अभी और कोई घर आ जाए और गेट पे ना रोके तो मैं कैसे रोकूंगा? मैं तो घर में बैठा हूं। तो जो आ रहा है और उसको पता ही नहीं है कि छापा पड़ रहा है तो वो चला आएगा, अंदर दरवाजा खुला है तो चला आएगा, बंद है तो खुलवाएगा। कोई अगर किसी ने खोल दिया तो आ जाएगा, नहीं तो बाहर खड़ा रहेगा। किसी भी छापे में अगर आप जब तक बताएंगे नहीं कि छापा पड़ रहा है तब तक कैसे पता चलेगा किसी को कि छापा पड़ रहा है या सरकारी कार्रवाई हो रही है? ईडी ने बताया नहीं था। और ईडी को बताना किसको था? पुलिस को या स्थानीय थाने में। माने अब ईडी, वैसे तो पुलिस आती है, कहीं दूसरे राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में कार्रवाई करने जाती है तो संबंधित थाने में बताती है। लेकिन जब ईडी जाएगी दिल्ली से बंगाल और उसको राज्य सरकार के खिलाफ या बड़ी कार्रवाई करनी होगी या राज्य केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करती है या जिस पार्टी की सरकार कहीं है राज्य में, उसी पार्टी के चुनाव रणनीति देखने वाले के खिलाफ अगर उसको कार्रवाई करनी है, उसके यहाँ छापा मारना है, तो पहली जरूरत है कि आप थाने में इन्फॉर्म करेंगे। और ये किसी छोटे आम नागरिक के मामले में कार्रवाई के लिए भी जरूरत है। और ईडी ने ये सूचना नहीं दी थी। जब ईडी ने ये सूचना नहीं दी तो सरकारी कार्रवाई कहां हो रही थी? और ईडी ने सूचना नहीं दी तो इसका दोनों मतलब है कि अगर वो अधिकृत थी, सही काम कर रही थी तो सूचना देने में क्या दिक्कत थी? और अगर सूचना नहीं थी तो वो सही काम कैसे कर रही थी? तो मुद्दा ये होना चाहिए,
मुद्दा ये हो गया कि ममता कैसे चली गई। अरे ममता अपने घर में, अपने राज्य में, अपने प्रदेश में, अपने शहर में है, और उनको अगर कहीं जाना था वो किसी थाने में थोड़ी घुस गई थी, या केंद्र सरकार के कार्यालय में थोड़ी घुस गई थी, जैसे रांची में हुआ कि रांची पुलिस ईडी के कार्यालय में घुस गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो एक नागरिक के घर में गई है, जिस नागरिक को कोई शिकायत नहीं है ममता बनर्जी कहने से। ईडी कह रही क्यों आ गई? अरे तुम्हारा तो था ही नहीं, वो तुम वहां जबरन गए थे और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा अधिकार है। तो अधिकार था कि नहीं था वो तय होगा अलग, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे यहाँ जिसके तीसरे के घर जहां तुम बैठे हुए थे जबरदस्ती, और वो जबरदस्ती सही है कि नहीं है वो बात की बात है, लेकिन जहां तुम ही मेहमान थे वहां कोई तीसरा आ गया तो तुम कह रहे हो वो कैसे गलत आ गया, वो गलत आ गया। ये तुम कैसे तय कर सकते हो? ये तो कोई चौथा तय करेगा। तीन लोगों के बीच का मामला है तो या जिसके घर में घुसे वो तय करेगा, या जो गया था वो बताएगा कि वो कहाँ गया था, क्यों गया था, किस लिए गया था। ईडी को तो तय करने का कोई अधिकार ही नहीं है। ईडी आधिकारिक काम तब कर रही होती जब उसने आधिकारिक तौर पे किया होता, और आधिकारिक तौर पे करने की बुनियादी जरूरत है कि संबंधित थाने में सूचना होनी चाहिए थी। और ईडी के केस में सिर्फ थाने से बात नहीं चलती, हालांकि थाने में भी सूचना नहीं थी, होती तो कोई बात ही नहीं था। ईडी को तो पुलिस प्रमुख को बताना चाहिए था। अब इन लोगों ने ये कह दिया कि छापे की तो सूचना किसी को नहीं दी जाती है। अरे छापे की सूचना कैसे नहीं दी जाएगी? छापे की सूचना हम नहीं देंगे तो पुलिस बल कैसे लेके जाएंगे? और छापा एक आदमी थोड़ी मारता है, 10 आदमी मारते हैं। तो 10 लोग या 20 लोग या 50 लोग, जितने लोग भी छापा मारने जाते हैं सबको सूचना दी जाती है ना। सब लोग किन्हीं गाड़ियों से जाते हैं, पैदल चल के तो कोई नहीं जाता है। तो सभी गाड़ी वालों को बुलाया जाता होगा, सबको बुलाया जाता होगा। तो आप छापा मार रहे हैं, इसकी सूचना 150 लोगों को तो होती ही है, अब देनी ही पड़ती है। अगर नहीं देंगे तो छापा मारेंगे, और किसी की हिम्मत है चला जाएगा किसी के घर में, तो पिटेगा कि नहीं पिटेगा? पिट ही जाएगा। कोई क्यों घर में घुसने देगा? अगर आप बताए कि नहीं जाएंगे, अगर आप तैयारी से नहीं जाएंगे, अगर 10, 20, 50 लोगों के साथ नहीं जाएंगे, कोई एक आदमी आए और कहे कि मुझे छापा मारना है, तो कोई घुसने देगा घर में? जाहिर नहीं घुसने देगा। तो और अगर एक आदमी आएगा तो जाहिर है उसको 10 आदमी ओवर पावर कर सकता है। तो कहाँ कानून और कहाँ ये? और अगर आप बता के नहीं गए हैं तो सबसे पहले ईडी की गलती थी कि ईडी ने लोकल पुलिस को नहीं बताया। जब लोकल पुलिस को नहीं बताया तो उसका छापा मारना ही सही है या गलत, उस पर बात होनी चाहिए। उस पर बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि ममता बनर्जी कैसे चली गई। ममता बनर्जी बिल्कुल सही गई। अच्छा, ये सब जब हो गया, जब लगा लोगों को, माने ईडी की कार्रवाई का बचाव कौन करता है? पुलिस, ये बीजेपी करती है तो, या बीजेपी के प्रचारक करते हैं। तो जब इन लोगों को लगा कि हाँ ये मामला तो गड़बड़ है, तो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ पुलिस वाले क्यों गए। तो ममता बनर्जी अगर किसी राज्य की मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी ने कहा या ममता बनर्जी की तरफ से कोर्ट में भी कहा गया है कि वो तृणमूल के मुखिया के रूप में गई थी, वो मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं गई थी। और जाहिर है अगर कोई चुनावी रणनीति देखता है वहां छापा पड़े, या उनको उसकी चिंता है कि वहां क्या हो रहा है, उनके दस्तावेज लिए जा सकते हैं वगैरह वगैरह, तो वो जाएंगे ही। अब वो मुख्यमंत्री की हैसियत से जाएं या तृणमूल प्रमुख की हैसियत से जाएं, माने अभी तक तो कहीं नहीं दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी भाजपा प्रमुख होते हैं, कि भाजपा के प्रचारक होते हैं, कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं, कि क्या होते हैं। तो उनके मामले में तो कुछ अलग अलग नहीं है, उसके मामले में किसी को जरूरत भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं। तो यहाँ भी नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन चलिए पूछ लिया आपने, तो वो कहाँ गलत है? वो बोल रही है हम तृणमूल प्रमुख की तरफ से गए थे, यही कहा गया कोर्ट में। तो कहा जा रहा है कि अगर वो तृणमूल प्रमुख की तरफ से गई थी तो पुलिस प्रमुख कैसे गया? लेकिन वो तृणमूल की प्रमुख थी तो मुख्यमंत्री भी तो थी। और जब मुख्यमंत्री सड़क पे है तो क्या राज्य का पुलिस मुखिया या राज्य का मुख्य सचिव एसी ऑफिस में बैठ के सोएगा या घर में सोया रहेगा? उसकी जिम्मेदारी है कि वो चिंता करे कि मुख्यमंत्री कहाँ है, क्यों गई है, किस लिए गई है, पता करे। उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है। ये थोड़ी कि मुख्यमंत्री सड़क पे घूम रही है तो कहेगा कि नहीं वो तृणमूल, वो अपने पार्टी का काम कर रही थी, छोड़ देंगे। तो मुख्यमंत्री को पार्टी का काम करने के लिए भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी, या मुख्यमंत्री क्यों सड़क पे है, क्यों घर से बाहर निकली है, अगर उनको बता के नहीं निकली है तो, और या बता के निकले कि तुम मेरे साथ आओ, तो वो कैसे मना कर देगा? मुख्यमंत्री तो वहां ही है। दोनों स्थिति में जो पुलिस प्रमुख है या जो मुख्य सचिव है राज्य का, उसको पता है तो वो जाएगा ही। अगर उसको कहा गया है तो वो कैसे आदेश नहीं मानेगा? और नहीं मानेगा तो आप कौन सी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं कि जो सवाल ईडी से होना चाहिए और सवाल ममता बनर्जी से हो रहा है। भाई देश की व्यवस्था यही है कि केंद्र सरकार के अंडर में ईडी है, और ईडी अगर छापा मार सकती है तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको अधिकार है। लेकिन वो कायदे से तो मारे।
माने इलेक्शन के पहले था, कई साल पुराने मामले में है, ये सब चीजें हैं। उसके बावजूद कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, सब लोग ये बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी क्यों चली गई। और सबसे बड़ी बात कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी तक ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, ईडी के पक्ष में नहीं है, दोनों नहीं है। लेकिन जो खबर छप रही है वो ऐसे ही छप रही है जैसे कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। जैसे हेडलाइन है, ईडी का आरोप गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। संदेश, इसका संदेश तो यही जा रहा है कि ईडी का काम ठीक था, या सरकार या ईडी, जो इसको जो भी आप कहिए, उसका काम ठीक था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, ईडी से नहीं मांगा है, और जाहिर है ईडी से नहीं मांगा है। लेकिन प्रचार यही किया जा रहा है कि राज्य सरकार से जवाब मांगा। राज्य सरकार से जवाब इसलिए मांगा, जैसे आपने बताया, कि बिना राज्य सरकार का पक्ष सुने कैसे फैसला दिया जाएगा, और दूसरा कैविएट भी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ईडी सुप्रीम कोर्ट में क्या करने गई थी, और जवाब किस मामले में मांगा? यही ना कि ईडी ने कहा था कि ममता बनर्जी और राज्य पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और ये काम सीबीआई करे। तो अगर ऐसा कोर्ट ऑर्डर कर देता है, क्या नहीं है, अगर कर देता तो ईडी के खिलाफ सीबीआई और ईडी, केंद्र सरकार, सब एक साथ हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे वो बात की बात है, जब होंगे तब हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन खबर ये छप रही है, या छपवाई जा रही है, या प्रचार ये किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और ईडी के मामले में कुछ नहीं है, जबकि ईडी की बात सुनी ही नहीं गई। और ईडी की जो अपील थी उस पर कोई वो नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं है, और सिर्फ ये जवाब मांगा गया है। और जाहिर है जवाब की बात डिसाइड होगा, और जवाब के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। वो 1-2 दिन नहीं, मुझे याद नहीं कितने दिन है, वो भी पर्याप्त समय है। इसलिए जब तक जवाब आएगा और जब तक आगे की बात सुनेंगे, तब तक ये मामला ठंडा पड़ गया रहेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ये संदेश चला गया कि ममता बनर्जी ने गलत किया, ईडी जो है उसका काम सही था, और इस तरह से हेडलाइन मैनेजमेंट तो हो ही गया। ये संदेश चला गया कि ममता बनर्जी ने गलत किए, माने एक घोटाले का आरोप है, उसकी जांच चल रही है, उन्होंने जांच नहीं करने दिया, और जो प्रचारित किया गया कि फाइल उठा के ले गई वगैरह वगैरह। जबकि मैंने कोर्ट में कहा गया, खबर छपी नहीं छपी, भले नहीं छपी, लेकिन कोर्ट में कहा गया कि छापा 7:15 बजे शुरू हो गया था, 6:45 से, और ममता बनर्जी 11:30 के बाद गई हैं, और 12 बजे के करीब 15 मिनट भी 20 मिनट में निकल गई है वो। तो अगर 6:30 से छापा चल ही रहा था, तो वो उनको जो चाहिए था सब उठा सकते थे। और ये 15 मिनट में कितनी सारी चीजें निकाल ली होंगी, जब आप 6:30 से 6:45 से वहां थे ही, तो 11 बजे तक आपने सारी चीजें चुन ली होंगी। और जब ममता बनर्जी 15 मिनट में वहां से कितनी चीजें चुन लेंगी, कितनी चीजें ढूंढ देंगी, कितनी चीजें निकाल देंगी, तो ये सब तो हुआ ही। तो जाहिर है ममता बनर्जी अपने काम की चीज ले गई। बाकी आपको पूरा समय मिला था और आपने कुछ नहीं जब्त किया, तो ये आपकी महानता है कि आप जहां गए थे वहां 4-5 घंटे में आपको कुछ नहीं मिला, और अब आप शोर मचा रहे हैं कि ममता बनर्जी फाइल ले गई, ममता बनर्जी फाइल ले गई। जबकि आपके पास सूचना थी, तो आप जब पहुंचे तो आपको मिल जानी चाहिए थी। और ममता बनर्जी 15-20 मिनट में जब चली गई, उसके बाद भी आपके पास पर्याप्त समय था, तब भी आपने कुछ नहीं किया, आपको कोई फाइल नहीं मिली, या आपको कोई फाइल जब्त नहीं करनी थी, जो भी स्थिति, मैं नहीं जानता क्या जो भी हुआ उसमें जाहिर है कि ये छापा मारने गए थे। जो भी सूचना थी, उस सूचना के आधार पर इनको कुछ नहीं मिला। छापा माने कुल मिला के 10 जगह पर मारा गया था। ममता बनर्जी तो 1 या 2 ही जगह पे गई होंगी, जो कलकत्ता में था, बाकी जगह क्या मिला? तो आप क्या कर रहे थे? सरकारी पैसे की बर्बादी, ईडी का दुरुपयोग, और जबरदस्ती छापा मार के आप सामने वाले को तो परेशान करते ही हैं, और सरकारी पैसा तो खर्च होता ही है। तो दोनों हुआ, किस लिए हुआ ये किसी को नहीं पता, कोई सवाल नहीं कर रहा है, सबको चिंता ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी 2 जगह गई, ठीक है, उन्होंने गलती की, आप ममता बनर्जी को फांसी पे टांग दीजिएगा, उसके लिए वो बात की बात है। लेकिन ईडी ने जो किया वो क्या है? ईडी के 8 जगह छापे का क्या होगा, वहां क्या मिला, ये कोई सवाल ही नहीं। और ईडी ने अगर छापा मारा, और ईडी के खिलाफ इतना स्थिति यही है, ममता बनर्जी भी इसीलिए गई कि ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। ईडी इतने साल से कर क्या रही है, 2014 से लेकर अभी तक? ईडी का काम यही होता है, 2% उसका सफलता है, उससे ज्यादा 2% लोगों को भी वो सजा नहीं दिला पाई है, 2% से कम ही है। तो मैंने आपने 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, 2 आदमी के खिलाफ मामला मिलेगा, बाकी लोगों को तो आप परेशान ही कर रहे हैं। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को परेशान किया जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल में रखा जा चुका है। तो ममता बनर्जी ने अगर यही सोचा हो कि उनके खिलाफ भी साजिश की जा रही है, उनके खिलाफ भी केस बनाया जा रहा है, तो उन्होंने क्या गलत किया? और जो आप कर रहे हैं, जो अभी तक जिस हिसाब से चल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, तो ममता बनर्जी के खिलाफ केस ही बना रहे हैं, और पूरी तैयारी है आपकी।
कि ममता बनर्जी को कैसे अरेस्ट कर लिया जाए, कैसे सीबीआई को जांच मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से, वगैरह वगैरह। तो आप जीतेंगे हारेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा वो सब बात की बात है, लेकिन अभी जो हो रहा है ये कैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक साजिश थी, एक कोशिश थी, अब साजिश न कहिए तो कोशिश कहिए, और अगर उसमें दम था और अगर वो वाकई घोटाले के लिए था तो क्या मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं माना जाए कि वो उनको परेशान कर लेगा। बहुत संभावना है। मैं नहीं कह रहा कि ईडी की नीयत खराब थी, मैं नहीं कह रहा कि केंद्र सरकार ने ये सब करवाया, लेकिन हुआ क्या? हुआ तो यही कि ममता बनर्जी बदनाम हुई, और ये इरादतन प्लान्ड वे में किया गया है कि ममता बनर्जी को बदनाम किया जाए। नफा नुकसान तो जो हुआ ईडी का हुआ, खर्चा जो हुआ ईडी का हुआ, क्रेडिबिलिटी ईडी की गई। तो ईडी ये काम क्यों कर रहा है, या ईडी को ये काम क्यों करना पड़ रहा है, वो अपनी जगह एक सवाल है। अगर ईडी सब सही ही कर रहा है तो उससे कोई पूछने वाला है कि नहीं कि तुमने ये छापा चुनाव के समय क्यों मारा, और चुनाव के समय मारने का क्या कारण था, ये पहले क्यों नहीं हो सकता था, ये 2 महीने बाद क्यों, 6 महीने बाद क्यों नहीं हो सकता था? जब 2020 का मामला 2026 तक आ ही गया तो 6 महीने और क्यों नहीं, या 2-4 महीने और क्यों नहीं, चुनाव के बाद क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। और ये क्यों नहीं माना जाए कि ममता बनर्जी को फंसाने की योजना है, आप उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। ठीक है, अगर ममता बनर्जी के खिलाफ केस है, कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो आप जांच कीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए, वो अलग चीज है। लेकिन हेमंत सोरेन के मामले में, अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या नहीं मिला? अगर अब नरेंद्र मोदी को वोट मिल गए, उनके पास बहुमत है, तो वो ईडी से जो मर्जी सो करवा सकते हैं, और ममता बनर्जी नहीं करवा सकती राज्य की पुलिस से। ये कैसे होगा? या तो आप भी नहीं करवाइए, वो भी नहीं करवाएंगी, आप करेंगे तो वो क्यों नहीं करेंगे? ये सब कहीं मुद्दा नहीं है, और मीडिया का यही काम है। मीडिया को तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करनी चाहिए, और कम से कम अब जो करनी चाहिए। 10 साल आपने विज्ञापन कमा लिए, जो जो करना था सब कर लिया। अब जो तो सब साफ दिखाई देने लगा है, अब तो समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। और जो मोदी जी ने कहा था कि वो सब भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, वो सब कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा था नोटबंदी से जो हो जाएगा, नहीं हुआ। तो मोदी जी ने जो कहा वो नहीं हुआ, तो अब तो समझिए कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो कर कुछ और रहे हैं। तो जो कर रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है, वो एक सबसे बड़ी बात है। और दूसरे कि केंद्र सरकार को आंख बंद करके समर्थन दिया जा रहा है, वो भी गलत है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसला होता है वो तो है ही है, लेकिन सबसे उसमें यह है कि सॉलिसिटर जनरल का जो मामला था, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में मांग की है, मैंने वो कोर्ट ने अखबार में छपा है इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो केंद्रीय बल का मनोबल गिर जाएगा। गलती करने वाले अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए ताकि एक मिसाल कायम हो सके। वे धरना नहीं दे सकते और जांच रोक नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। लेकिन अगर जब, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर ईडी वैसे ही बिना पूछे बिना बताए छापा मारने गई थी तो राज्य सरकार के अफसरों की गलती नहीं है। और जब सब हो गया तो सॉलिसिटर जनरल ये क्यों मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार के अधिकारियों को सजा दी जाए? अधिकारी तो सब एक ही हैं, इसी देश के हैं। वो बंगाल सरकार के लिए काम करते हैं, भारत सरकार के लिए काम करते हैं, इतना ही है। उसी देश की जनता से आपको पैसा मिलता है, उसी देश की जनता से उसको पैसा मिलता है। वो भी हमारी सुरक्षा के लिए, आप भी हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी भल। तो आप जो है लड़ने लड़ाने का काम कर रहे हैं, और दोनों अलग अलग हो जाएगा क्या? केंद्र सरकार अलग है, केंद्र सरकार की सेना, क्या ईडी छापा मारेगी तो सेना के जवान जाएंगे वहां? राज्य पुलिस ही होगी, राज्य पुलिस को ही जाना है। या अगर ईडी दिल्ली से जाएगी कलकत्ता छापा मारने तो दिल्ली से सुरक्षाकर्मी भी जाएंगे, सुरक्षाकर्मी तो वहीं के होने चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति हो गई है कि आपको यहां से ले जाना पड़े तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। तो ये सब कौन देखेगा? मुझे नहीं पता कौन देखेगा, किसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मीडिया को तो देखना ही चाहिए। मीडिया नहीं देख रहा है, और मीडिया उल्टा ये रिपोर्ट कर रहा है जैसे कि ममता बनर्जी ने गलत किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वगैरह वगैरह। तो सिद्धांत रूप से सही है कि केंद्र सरकार की कोई एजेंसी राज्य में जाएगी और काम कर सकती है, वगैरह वगैरह। छापा मारे तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन आप छापा मार रहे हैं, ये बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो बहुत बुरा हाल है। अब मैंने सबसे आपत्तिजनक ये है कि एकदम योजनाबद्ध लग रहा है। मैंने मैं नहीं जानता कि योजनाबद्ध है कि नहीं है। पहले क्या होता था कि अखबार वाले कोई टेलीफोन वार्ता
क्या, या कोई चिट्ठी, कोई आदेश, कुछ ना कुछ निकाल के लगा देते कि ये छापा पड़ा था, देखिए इसने आदेश किया था, इसलिए पड़ा था, ये योजना थी, सारी योजना सब आ जाती थी। अब उल्टा हो गया है, सरकारी खबरें नहीं आती, आम नागरिक की खबर आ जाती है और आम नागरिक को, मैंने अमिताभ ठाकुर जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पेगासस का यूज जो है सरकारी अफसरों के खिलाफ नहीं हो रहा है, रिश्वत कमाने वालों के खिलाफ नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ नहीं हो रहा, नागरिक के खिलाफ हो रहा है, जो नागरिक सरकार के कारगुजारियों का खुलासा करता है। मैंने अगर अमिताभ ठाकुर के मामले में, जैसा हम लोगों ने कल बात की कि उन्होंने शिकायत करनी थी कफ सिरप वाले मामले में, तो उनकी सूचना थी और उनको पकड़ लिया गया, और ईडी का छापा कैसे पड़ गया इसकी सूचना किसी को नहीं थी, और अभी भी कोई उससे नहीं पूछ रहा है कि आप करने क्या गए थे वहां, और जो कुछ भी किया ईडी ने, और अगर उसको छापे में कुछ नहीं मिला, हालांकि रजत शर्मा ने लिखा है कि जब तक वो गई तब तक सब कुछ मिल गया था और खेल हो गया है वगैरह वगैरह, तो अगर खेल हो गया है तो कोर्ट में ईडी ने झूठ बोला है कि हमने कुछ बरामद नहीं किया, तो बहुत ही खराब स्थिति है। एक सरकारी एजेंसी से एक राज्य सरकार के मामले में नागरिक को आप सताइए, परेशान करिए तो ठीक है, वो तो समझ में आता है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार पर इन एजेंसियों का उपयोग करके चुनाव थोड़ी जीतेगी, और चुनाव जीतेगी तो क्या वो मैंने कितना अनैतिक, कितना गलत है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई समझ नहीं रहा है, और किसी को उसकी चिंता नहीं है, और सिर्फ ममता बनर्जी बोल रही है या ममता बनर्जी के समर्थक बोल रहे हैं, ये अति है। जो विरोध करने गए सांसद, उनके साथ जो सब हुआ वो सब तो हम लोगों ने देखा ही है। तो ऐसे सरकार चल रही है या तानाशाही है या क्या है, पता नहीं। शिव कुमार जी, सर ये ऐसे चलेगा क्या? चल ही रहा है, चल ही रहा है। अंतिम कमेंट यही है कि ये सब चलेगा कैसे? जैसे आपने देखा कल ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन को भी पुलिस भेजनी पड़ी। भाई किसी हाँ, आदमी को बंद करके मारोगे तो क्या होगा? बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब सर आपका नेगेटिव 98% है सर्चिंग का, तो फिर आप चुनावी राज्यों में जाके कूद कर क्या नया करते हो? क्या चुनावी राज्यों में आपको मिलता है? क्या राजनीतिक? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस पर किसी ने बहस नहीं की कि ईडी को किसी राजनीतिक दल के दफ्तर जाने की परमिशन नहीं है। ये सर्वोच्च अदालत ने लाइन में कहा है। तुम लेने क्या गए थे, हमें ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कहते रहो हम तो प्रतीक जैन के पास आए, तो प्रतीक जैन तो वहां ममता बनर्जी के वकील यही तो कह रहे थे, ममता बनर्जी वहां सीएम की हैसियत से नहीं गई, बिल्कुल, वो तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से गई। बिल्कुल। अब सर वही है कि आज जो चुनाव हुआ है अभी मुंबई बीएमसी का, वो चुनाव बड़ा कांटे का हुआ है। 116 सीटें बीजेपी जीती है और 100 सीटों पर विपक्ष जो इनका है, कांग्रेस वगैरह सब मिला लो तो 100 के करीब ये भी जीत गए। 15 सीटें अगर ऊपर नीचे कोई हो जाए तो कौन सी बाजी मार दी। और भैया जो जीतता है वो इतिहास ही लिखता है। अब तक भाजपा के साथ शिवसेना लगातार मेयर अपना बनाती रही, पहली बारी तो कांग्रेस के साथ आई है। बिल्कुल। तो वाजपेयी का तो मेयर रहा, तुमने जिसे चाहा उसे मेयर बनाया। अब वो बात अलहदा रही कि उद्धव ठाकरे ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मन से फेल हो गई, मन से सिर्फ 6 सीटें जीती। अगर मन से 40, 35 या 15 सीटें, 20 सीटें जीत जाती तो आया फिर खेल हो जाता। बिल्कुल सिर्फ 20 सीटें जीत जाती मन से और 15 बीजेपी का ग्रुप खत्म हो जाता, तो अब तक तो मेयर बन चुका होता। सिर्फ 10 सीटों का तो खेल ही हुआ है। तो आप कितना भी बड़ा चढ़ा के हार जीत कर दो। अभी मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था, अमर उजाला में, 50% सीटों पर, 20 विधानसभा सीटों पर हरियाणा के 50% वोटों का मिलान नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या करोगे? यह है कि वो कहा जाता है सैया भाई कोतवाल। सैया भाई कोतवाल तो सर रोज वाली कहावत है कि 4 दोस्त थे, चारों दिव्यांग थे, विकलांग थे। एक के नेत्रहीन था, एक के पांव से विकलांग था, एक हाथ से विकलांग था और एक सुन नहीं पाता था। तो जो सुन नहीं पाता था उसने बताया कि साफ सुनाई पड़ रहा डाकू दल का चोर। जो सुन नहीं पाता था उसने कहा मुझे डाकू दल का शोर सुनाई पड़ रहा है। कसम अंधे ने खाई, वो देखो 12 डाकू दे रहे दिखाई। अंधे ने कसम खा के कहा कि 12 डाकू सामने से आ रहे हैं। तो फिर लूला बोला जिसके हाथ नहीं थे कि आने दो, 2-2 हाथ करेंगे। जब हाथ ही नहीं है तो तू क्या करेगा?
और फिर जो लंगड़ा था वो बोला जब बात नहीं बनी तो भाग चलेंगे, लंगड़ा भागने के लिए तैयार था। तो आप इस देश की स्थिति ये है, अगर आप बिल्कुल उदाहरण समझो, बिल्कुल इसी उदाहरण पे चल रहा है। ईडी को कुछ दिखाई नहीं देता, साहब का हुक्म, व्हाट्सएप आता है और चल पड़ते हैं, क्योंकि अब तो चुनाव आयोग साफ हो गया, व्हाट्सएप से चल रहा है, चुनाव आयोग आर्डर से नहीं चल रहा है, ये तय हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर आज एक हिस्ट्री बता दें कि मुंबई की नगर पालिका परिषद में हम सबके साथ प्रोग्राम में रहते हैं प्रबल प्रताप शाही, आपके साथ भी रहे हैं एक दो बार। प्रबल प्रताप शाही की पत्नी उम्मीदवार थी वार्ड नंबर 2 से मुंबई, तो उनके 4 ईवीएम में उन्हें 16-16 वोट मिले, कांग्रेस को चारों ईवीएम में 16-16। ऐसा क्या हुआ कि चारों ईवीएम में बता दिया गया कि इसमें 16 ही वोट पड़ेंगे, और बीजेपी को मालूम उन चारों ईवीएम में 423, 418, 416, 458। ये बिहार चुनाव में भी हुआ था। तो ऐसा क्या था मैं नहीं समझ पाया। और जहां 500 से क्रॉस वोट थे बीजेपी के, वहां 23 वोट थे। तो मैंने अपनी किताब में लिखा है कि ईवीएम को सेट तो किया ही जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होगी। और अब जो हो रहा है एसआईआर से और जिससे मतदाता बढ़ाए घटाए जा रहे हैं, उससे क्लियर हो गया। और ये जो वोट मिल रहे हैं इससे कि एकदम सेट किया जा रहा है, और जो बढ़ाए घटाए हुए जो मतदाता हैं जिनसे जरूरत है, उन्हीं के वोट से खेल हो रहा है। और ये तभी ये रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं। आप उसमें मशीन में जो फॉर्मूला फिट करेंगे उसी से तो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट उसके अनुसार आ रहा है, और वो सारा बढ़े हुए या घटे हुए वोट से आ रहा है। और माने बहुत संभावना है कि 2 वोट होंगे, आप वोट किसी और पे डालते हैं, यूज किसी और पे हो रहा है। माने जो ईवीएम पे मेरा रिसर्च है, जितना मैंने ईवीएम पे पढ़ा और अपनी किताब में लिखा है, उससे अब ये बहुत क्लियर है कि पहले तो ये थोड़ा बहुत वोट हेर फेर करके जीत जा रहे थे, लेकिन उसके बाद तो एंटी इनकम्बेंसी वोट भी होती है, तो वोट तो आपका लगातार कम होना है, कम हो ही रहा है, लेकिन फिर भी आप जीत जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको पता है कि कितने वोट से जीत जाएंगे। और ये इसीलिए डाटा चुराने गए थे बंगाल का, इसीलिए बंगाल का डाटा चुराने गए थे। बिहार में तो सरकार है, और इसीलिए झारखंड में नहीं जीत पाए थे, तो और इसीलिए महाराष्ट्र में जीत गए, इसीलिए हरियाणा में जीत गए। जहां आपकी सरकार है वहां आपके पास आंकड़े हैं, अधिकारी आपके पास है, वहां आप कर लेते हैं। ईवीएम का बचाव ही यही है कि वो अधिकारियों के नियंत्रण में रहता है, सील रहता है, इसलिए उसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तभी ईवीएम को टेस्ट करने के लिए किसी को नहीं दिया गया, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। प्रचार ये लोग अलग करते रहे, वो सबका विवरण उसमें है, लेकिन ईवीएम से आप जो कर सकते हैं वो, उससे चुनाव जीतना जब मुश्किल हो गया, तब एसआईआर जैसी व्यवस्था हो रही है। और एसआईआर जैसी व्यवस्था अगर सफल रही, और जो तैयारी है, जो दिखाई दे रहा है, जो लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि अचानक किसी कारण से मध्यावधि चुनाव की स्थिति बन जाए, नीतीश कुमार ये वापस नहीं लेते समर्थन, तो ये वोटर लिस्ट जो बना है इसमें बीजेपी को ही जीतना है। तो और ये नगर निगम वाले चुनाव में आप वोट मिलने का बता रहे हैं, बिहार के वोट मिलने का जो बता रहे हैं, इससे बहुत क्लियर है कि गणित से, फॉर्मूला से और मशीन से चुनाव जीता जा रहा है। चुनाव का नतीजा जो वोट पड़ रहे हैं उस वोट की गिनती से नहीं जीता जा रहा है। ये आशंका है, ऐसा लग रहा है, इसकी पूरी संभावना है। जिस ढंग से ईवीएम काम कर रहा है, जिस ढंग से वोटर लिस्ट में लोग फर्जी नाम मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह, पता नहीं, देखा जाएगा। अब जब जांच ही नहीं होगी तो कैसे कर सकते हैं। और जांच जज लोया की मौत की नहीं हुई और यशवंत वर्मा वाले को में कार्रवाई होगी, ऐसे ही है। यादव जी पे नहीं हुई, यशवंत वर्मा पे होगी, तो ऐसे ही चल रहा है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। बड़ी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी उसी की भैंस। और इसी के साथ प्रोग्राम का समापन करेंगे। अब भैंस खोजनी पड़ेगी और लाठी भी बदलनी पड़ेगी। धन्यवाद।